चलिए, जैसे जैसे लोग आते जाएंगे जुड़ते जाएंगे। लास्ट वीक में एक दिन का गैप हो गया। जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम। तो नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार नमस्कार। अपना अपना म्यूट कर दीजिए। पंडित जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। चलिए, क्लास की शुरुआत करते हैं। 12, 10, 11 लोग जुड़ चुके हैं। धीरे धीरे जो है आगे हम बढ़ेंगे। जो हमारा ज्योतिष है, जैसा कि पहले आपको बताया कि ग्रहों पर आधारित है, कुंडली के 12 भावों पर आधारित है। तो लास्ट क्लास में 9 ग्रहों के बारे में चर्चा की गई। कुंडली के 12 भाव के आधार पे ही हम प्रिडिक्शन करते हैं। तो इसके बारे में नमस्कार तिवारी जी। तो कुंडली के 12 भावों के बारे में आप सभी को पता होगा। जहां प्रथम स्थान लिखा है इसे हम लग्न कहते हैं, और पूर्व दिशा में जो भी प्लेनेट उदित होता है, जो भी प्लेनेट होता है उस समय वो हमारे लग्न में आ जाता है सुबह के 6 बजे, 5:30 बजे के आसपास। ठीक है, 5:30 6 बजे के आसपास लग्न में होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि सुबह का जब जन्म होता है तो सूर्य लग्न में दिखाया जाता है। तो जैसे जैसे जो है दिन आगे बढ़ता है वैसे जो है सूर्य अपना भाव चेंज करता जाता है। ठीक है, यहाँ पे रहेगा लग्न, फिर यहाँ पे सूर्य हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा। दोपहर को कहाँ चला जाता है? 10th भाव में चला जाता है। और रात को कहाँ चला जाता है? 7th में चला जाएगा, है ना। और फिर धीरे धीरे करते करते वो सुबह फिर लग्न में आ जाता है। तो हर 2 घंटे में ये लग्न चेंज हो जाता है, और 24 घंटे में हमारी धरती सूर्य के चक्कर लगा लेती है। तो लगभग 2 घंटे में एक लग्न चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हर 2 घंटे में मान लीजिए 8 बजे का किसी का जन्म हो तो आप अंदाज से लिख सकते हैं कि सूर्य जो है दूसरे भाव में होगा। उसके बाद से जो है 10 बजे के आसपास, 9 बजे के आसपास तीसरे भाव में होगा। 11 बजे के आसपास जो है तीसरे नहीं 11th भाव में, और लगभग 12 बजे के आसपास वो 10th भाव में होता है। तो इस तरह से 2-2 घंटे का आसपास जो हम इसको चेंज करते रहते हैं, और अंदाज से आप लिख सकते हैं। अगर प्लेनेट याद है आपको कि कौन सा प्लेनेट कौन से भाव में बैठा है, कौन सी राशि में है, तो आप अंदाज से कुंडली बना सकते हैं मोटा मोटी। क्योंकि शनि, गुरु, ये राशियां इतनी जल्दी चेंज करते नहीं, सूर्य भी चेंज नहीं करता, है ना। जैसे मान लीजिए मकर राशि, कल के डेट में मकर राशि में प्रवेश किया है सूर्य, मकर राशि में प्रवेश किया है। तो आप पूरे 1 महीने जो है मकर राशि में रहेगा। 14 को प्रवेश किया लगभग 2 बजे के आसपास। ठीक है, तो वो पूरे जो है एक महीने वो मकर राशि में रहेगा। तो आपको याद रहता है कि 10, जहां 10 नंबर लिखा है वहां पर मकर राशि है, वहां पे सूर्य बैठा है। अभी 10 नंबर अर्थात शनि भी 10 नंबर में है मकर राशि में। शनि और सूर्य एक साथ ही बैठे हैं। तो कई बार जो लोग विद्वान होते हैं, एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, आपने देखा होगा कि बिना कुंडली देखे कितने बजे जन्म हुआ है? 8 बजे। अच्छा, उस समय जो है गुरु इसमें था, शनि इसमें था। अपने आप पेंसिल कलम लेकर के, कॉपी पेन, और कुंडली बना देते हैं और प्रिडिक्शन कर देते हैं बिना
मोटा मोटी जो लग्न से कुंडली लग्न से प्रिडिक्शन करते हैं वो लोग पंचांग खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, आपके टाइम ज्यादा बहुत ज्यादा जो है उनके लिए मायने नहीं रखता, खास करके लाल किताब के जानकार लोगों को। और मोटा मोटी लग्न कुंडली से प्रिडिक्शन हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम प्रिडिक्शन करने के लिए क्या क्या भाव को ध्यान रखते हैं वो हमें जानकारी होनी चाहिए। तो प्रथम भाव, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे लिखा लग्न स्थान, ठीक है। और अब यहाँ जो लिखा हुआ है इससे अलग आगे बढ़ करके हम आपको प्रिडिक्शन का तरीका समझेंगे, बताएंगे। तो प्रथम भाव जो है वो है हमारा लग्न है, दूसरा, और उसी में जो है रूप रंग के बारे में जो है प्रथम भाव से ही विचार करते हैं। हमारा जो दिमाग है वो भी जो है प्रथम भाव ही है, और पूरे शरीर के बारे में विचार करेंगे हम तो लग्न से ही करेंगे। लग्न में जिस प्रकार के प्लेनेट बैठते हैं व्यक्ति का दिमाग उस प्रकार का हो जाता है। जैसे कहा जाता है कि लग्न मेष लग्न का है तो व्यक्ति थोड़ा सा इनर्जेटिक व्यक्ति होगा, थोड़ा सा जो है वो जल्दी निर्णय लेने का आदि होगा, जैसा कि हमने आपको मेष लग्न के बारे में बताया, वो जो लकीर का फकीर होगा। लेकिन यहाँ पे प्लेनेट अगर बैठ जाता है, गुरु बैठ जाता है, तो गुरु क्या है, विस्तार का कारक है, गुरु जो है ज्ञान का कारक है, तो गुरु ज्ञान देता है, ठीक है। गुरु विस्तार देता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे व्यक्ति का विस्तार होता चला जाएगा, व्यक्ति पीछे नहीं जाता, आगे ही जाता है, उसके रूप, उसके दिमाग, उसके मस्तिष्क में, उसके व्यक्तित्व में, उसके आकार में विस्तार होता जाता है, अर्थात व्यक्ति मोटा होता जाता है ना। बुद्धिमान भी होता जाएगा, मोटा भी होता जाएगा। उससे आप कहिए कि वो एक्सरसाइज कर ले तो एक्सरसाइज कम करेगा वो, क्योंकि वो दिमाग का काम ज्यादा करता है, ठीक है। तो किसी व्यक्ति का शरीर कैसा होगा, रूप रंग कैसा होगा, यहाँ पे अगर शनि बैठ जाता है तो फिर क्या होगा, शनि का कलर कैसा होता है, सांवला कलर होता है, ब्लू कलर होता है। राहु का कलर जो है यहाँ पर ब्लैक कलर से लिया जाता है, गुरु का पीले कलर से लिया जाता है, शुक्र का व्हाइट कलर लिया जाता है, चंद्रमा का व्हाइट कलर लिया जाता है, सूर्य का जो थोड़ा सा नारंगी कलर होता है। तो अब प्लेनेट का जो अपना एक स्वरूप है वो उसके हिसाब से व्यक्ति को बनाता है। जैसे सूर्य है, सूर्य हमने क्या कहा कि सूर्य अपने आप को थोड़ा सा इगोस्टिक मानता है, अपने आप को राजा मानता है। तो जब सूर्य यहाँ बैठता है तो व्यक्ति कहता है हम सरकारी नौकरी में जाएंगे, ठीक है, सरकार का कारक भी सूर्य है, हम जो है सबसे आगे रहेंगे, हम किसी का कहना नहीं मानेंगे, हमारे अनुसार सारी दुनिया चले, ऐसा उसका व्यक्तित्व हो जाता है। चंद्रमा हो जाता है तो थोड़ा चंद्रमा का कारक क्या है, वो द्रव तत्व का कारक है, कला का कारक है, तो ऐसा व्यक्ति कलाकार होता है ना। ऐसा व्यक्ति ड्राइंग में, डांस में, इत्यादि में, नृत्य में, इसमें उसका मन लगता है, थोड़ा सा सौम्य स्वभाव का होता है। शुक्र हो या शुक्र सुंदरता का कारक है, विलासता का कारक, ऐसा व्यक्ति जो है खान पान में विलासता ढूंढता है, रहन सहन में विलासता ढूंढता है, वो सुंदर होता है, उसका शरीर बहुत ही मुलायम, उसकी त्वचा बहुत ही ज्यादा मुलायम होती है। तो ये सब चीजें जो है हम लग्न से बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। ये आपको केपी कुंडली से इसका प्रिडिक्शन नहीं होगा। केपी कुंडली, केपी जो पद्धत हम पढ़ेंगे उसका काम क्या होता है कि हमारी शादी कब होगी वो सही तरीके से बता सकता है, हमें बच्चा होगा कि नहीं होगा वो सही तरीके से बता सकता है, हमारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, लगेगी तो कब लगेगी, किस प्रकार की लगेगी, वो नौकरी लगेगी नहीं लगेगी वो, और कब लगेगी ये बता सकता है। लेकिन व्यक्ति सुंदर होगा कि नहीं सुंदर होगा केपी कुंडली से उसका कोई लेना देना नहीं, ठीक है। केपी पद्धत का उससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर आपको बेसिक आपको पता होना चाहिए, तभी आप व्यक्ति के रूप रंग के बारे में बता सकते हैं। कई बार देखा गया कि केपी जो एस्ट्रोलॉजर हैं या जो नए नए सीखे हैं केपी पद्धत को, वो यहाँ पर धोखा खा जाते हैं, क्योंकि जब प्रश्न आता है कि हमारी पत्नी कैसी होगी, अब वहां तो ये लिखा है कि केपी चार्ट से बस ये बता सकते हैं कि हाँ केपी कि आपकी जो वैवाहिक जीवन सुखमय होगा, लेकिन वो उसका रूप रंग कैसा होगा, वो किस दिशा से आएगी, उसका एजुकेशन कैसा होगा, तो वहां पर आप धोखा, वहां पर उस चार्ट का कोई योगदान नहीं होता। आपको यहाँ लग्न कुंडली से ही उसको समझना पड़ेगा, बिना इसको समझे आप उसके बारे में नहीं बता सकते। तो ये जो भाव, किस भाव से क्या क्या देखा जाता है, ये सब चीजें हम यहाँ से समझेंगे, सीखेंगे, ठीक है। तो प्रथम भाव, प्रथम भाव से हमने बताया आपकी लग्न के बारे में, शरीर, लग्न मतलब शरीर के बारे में,
दिमाग के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में हम यहाँ से पता चलता है। हमारा जो आत्मविश्वास कितना होगा वो हमारा यहाँ से बताता है। सुख दुख कह सकते हैं कि अगर बुरे प्लेनेट बैठे हैं तो निश्चित रूप से सुख लगा रहेगा। अगर नीच का कोई प्लेनेट बैठ गया तो हमें पूरी लाइफ कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार की दुख हमें होगा ही, उसको झेलना ही पड़ेगा। जैसे हमने देखा है कि एक मेष लग्न की कुंडली है, इसका जातक मेष लग्न का स्वामी जो है मंगल 4th में बैठा हुआ है, अर्थात नीच के भाव में बैठा हुआ, कर्क राशि में। मंगल जो है कर्क राशि में बैठा हुआ है और ऐसा व्यक्ति दिमागी रूप से बहुत ज्यादा कमजोर है। कमजोर इस प्रकार से कह सकते हैं कि वो उसको कोई एक बार नाम बता दिया जाए तो वो याद रखता है, उसका दिमाग बहुत तेज है, लेकिन वो कहीं दिमाग से कंफ्यूज सा रहता है और वो चलते फिरते कुछ न कुछ अपने आप से बातें करता है। लास्ट 5-7 ईयर से वो इस तरह से हरकतें कर रहा है और बाथरूम में जाके चिल्लाना शुरू कर देता है। रास्ते में कहीं खड़ा है तो वापस बात ऐसे लगता है कि वो जिसे पागलों की श्रेणी में रखा जाता है ऐसे लोगों को। और इस तरह की जो है उसकी क्रियाकलाप हो गया, तो उसको ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा काम हम नहीं दे सकते, जैसा कि आपको लास्ट क्लासेस में बताए गए थे, क्योंकि ये लकीर के फकीर होते हैं। कोई एक काम दे दिया जाए उसी को एक करने में आदी होते हैं। कहीं ना कहीं बॉस का इनके ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ा, दिमाग के ऊपर, आपको ये करना है वो करना, अब वो उसको झेल ना पाया और वो परेशान हो गया, दिमागी स्थिति उसकी इस तरह से हो गई। तो जब बिना किसी के व्यक्तित्व को समझे अगर हम काम सौंपते हैं तो निश्चित रूप से हमें उसका प्रभाव उसके व्यक्तित्व पे पड़ सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये प्रथम भाव हुआ। इस भाव का जो योगदान है, जब हम मैरिज देखेंगे वहां भी इसका योगदान आएगा। जैसे कि मान लीजिए एक भाव में प्रथम भाव का संबंध बनता है दशा अंतरदशा प्रत्यंदशा का, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति अभी मैरिज नहीं करना चाहता, वो अकेला रहना चाहता है। ठीक है, सप्तम का स्वामी मैरिज का है, वो उसका स्वामी लग्न में बैठ जाता है तो ऐसा व्यक्ति की शादी में बहुत ज्यादा लेट होता है ना, क्योंकि वो अभी अकेला रहना चाहता है, वो शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहता। इसलिए ऐसे लोगों की शादी बहुत लेट होती है। जब बहुत ज्यादा लेट हो जाती है तब उनके समझ में आता है कि हाँ मुझे शादी कर लेनी चाहिए, बहुत लेट हो रहा है। तो कहीं न कहीं पहले भाव का संबंध मैरिज से भी है, तो लाइफ के प्रत्येक भाग से प्रथम भाव का संबंध बनता है। कोई व्यक्ति नौकरी करना चाहता है या बिजनेस करना चाहता है तो वो वहां भी जो है प्रथम भाव का बहुत ज्यादा संबंध बनता है। पहले का भाव का स्वामी अगर दसम में बैठ जाता है, दसम भाव कर्म का होता है, कर्म स्थान है ये, और प्रतिष्ठा का है, सामाजिक कीर्ति का है, गुडविल का है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, अपने बल से, अपने विवेक से, अपने ताकत से, अपनी मेहनत से समाज में एक स्थान प्राप्त करता है, एक स्टेटस प्राप्त करता है, जो जिसमें किसी भी परिवार के किसी व्यक्ति का योगदान नहीं होता। तो अपने बल पे ऐसा व्यक्ति अब समाज में प्रतिष्ठित होता है, नाम कमाता है, बिजनेस स्थापित करता है और समाज को एक आईना दिखाता है कि इस तरह से काम करते हैं, इस तरह से आगे बढ़ते हैं, इस तरह से हम अपने आप को, जीवन को चलाते हैं, इतने अच्छे तरीके से हम चला सकते हैं। जबकि वो सबके बस की बात नहीं होती, जो लगने जिसका 10th भाव में बैठता है वही ऐसा कर सकता है। ठीक है, तो प्रथम भाव का हर जगह योगदान होता है। अब हम बात करते हैं, जैसे जैसे हम प्रेडिक्शन में आगे बढ़ेंगे तो ये चीजें और ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएंगी। सेकंड भाव क्या होता है कि प्रथम भाव हमारा है, सेकंड भाव हमारा परिवार है। तो परिवार कैसे बनता है, जब हम विवाह करते हैं। ठीक है, हमारे मम्मी पापा भी हमारे परिवार में आते हैं, लेकिन आजकल जो स्मॉल परिवार है उसमें बस बेटे, बेटी, पत्नी और पति, 4 लोग ही इस परिवार में माने जाते हैं। फिर भी हम सभी को ले लेते हैं, तो पूरे परिवार से आपका क्या सहयोग रहेगा, किससे लड़ाई झगड़े रहेंगे। तो यहाँ पर बुरे प्लेनेट बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से परिवार में आपकी नहीं बनेगी। ठीक है, सेकंड भाव हमारा जो पत्नी का मृत्यु भाव भी होता है, हमारी पत्नी या पति का मृत्यु भाव भी होता है। तो अगर सेकंड भाव में कोई राकेश में से कोई प्लेनेट ऐसा बैठा है तो निश्चित रूप से उसकी मृत्यु आपसे पहले हो जाएगी। ठीक है, निश्चित रूप से उसकी मृत्यु आपसे पहले हो जाएगी। बुरे प्लेनेट में राकेश आते हैं, राकेश मतलब राहु केतु शनि। दूसरा जो है सूर्य, पृथकतावादी प्लेनेट। 4 प्लेनेट माने जाते हैं, अलगाववादी प्लेनेट, पृथकतावादी प्लेनेट,
जो दूरियां बढ़ाते हैं। तो राकेश है, राहु केतु शनि है और सूर्य है। सूर्य क्रूर प्लेनेट माना जाता, पापी नहीं माना जाता, लेकिन वो भी पृथकवादी प्लेनेट माना जाता, अलगाववादी प्लेनेट, अर्थात आपका परिवार आपसे अलग हो जाएगा, आपसे पहले हो जाएगा, ठीक है, आपके देखते देखते हो जाएगा। तो सेकंड भाव में अगर राकेश बैठे हैं, राकेश में से कोई बैठा, तो निश्चित रूप से उनकी मृत्यु आपसे पहले हो जाएगी, ठीक है। सेकंड भाव हमारा धन भाव भी है। वो धन धन भाव कौन सा है? आपके बैंक की मनी है, आपके अलमारी की मनी है, आपके घर के अंदर सोने चांदी गहने हीरे जवाहरात जो भी हैं, सब कुछ सेकंड भाव से देखा जाता है। अगर यहाँ पर एक अच्छा प्लेनेट बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से आपके घर में हीरे जवाहरात की कमी नहीं होगी। ज्यादा ज्यादा धन, आज के टाइम पे हीरे जवाहरात तो नहीं, फिर भी हाँ गोल्ड तो मिलते हैं, चांदी मिलती है, तो कैश तो मिलता ही है। तो आपके घर में जितना ज्यादा आप कैश तभी रख पाएंगे जब आपके पास कमाई ज्यादा होगी, लाभ ज्यादा होगा। तो सेकंड भाव से हम धन भाव, धन स्थान को भी देखते हैं। दूसरा ये हमारा परिवार है। तो अगर चार्ट में दूसरे भाव का संबंध दसम भाव से बना है, छठे भाव से बना है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर गुरु बैठा हुआ है या राहु बैठा है, ठीक है, गुरु बैठा है या राहु बैठा है, तो उसकी नवम दृष्टि होती है। और कौन सी दृष्टि होती है? पंचम दृष्टि होती है। पांचवी और नवी दृष्टि होती है, और अष्टम दृष्टि, सॉरी सप्तम दृष्टि होती है। तो गुरु अगर सेकंड भाव में बैठा है तो उसकी पंचम दृष्टि कहां पे पड़ेगी? 1 2 3 4 5, पंचम पे पड़ेगी। फिर सातवीं दृष्टि पड़ेगी अष्टम पे, और नवी दृष्टि पड़ेगी दसम पे। तो वो व्यक्ति, वो जो है 2 6 10, अर्थात जिसका जो है राहु या गुरु सेकंड भाव में बैठा है, या दसम में बैठा है, या छठे में बैठा, तो ऐसा व्यक्ति नौकरी से जीवन यापन करता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप बता सकते हैं कि आप नौकरी से जीवन यापन करेंगे, क्योंकि जो त्रिकोण बना हुआ है इसको हम बोलते हैं त्रिकोण। कौन सा त्रिकोण? धन त्रिकोण। तो दूसरा, छठा और दसवां, ये धन त्रिकोण है। इसके पहले आता है लग्न त्रिकोण, 1 5 9। 1 5 9 को ऋषि मुनि धन स्थान कहते थे, लेकिन इसको हम आरोग्य स्थान कहते हैं, ठीक है। धन स्थान इसलिए कहते थे कि ऋषि मुनियों के लिए, सभी के लिए आरोग्य होना ही एक सुखी होना, मतलब जो व्यक्ति बीमार नहीं होगा उसके पास से इलाज में पैसे खर्च नहीं होंगे, और अगर वो सुखी है तो हर प्रकार के सुख सुविधा का वो लाभ उठा सकता है। तो ऋषि मुनियों के लिए, अच्छा दूसरा ये ज्ञान भाव भी है, 1 5 9 ये ज्ञान भाव भी है। तो ऋषि मुनियों के लिए जो ज्ञान है वही धन है। उनके लिए पैसे का कोई महत्व नहीं होता था, सोने चांदी का कोई महत्व नहीं होता था। तो उनके लिए धन क्या था? आरोग्य धन ही उनके लिए धन था। लेकिन हमारा जो भौतिक लाइफ इस समय चल रहा है, इसमें आरोग्य धन के साथ साथ हमें रुपए पैसे भी चाहिए। तो जो मुख्य रूप से जो धन भाव है, जिसे हम धन समझते हैं, सोने चांदी हीरे जवाहरात, तो वो जो है सेकंड भाव से आता है, ठीक है। वो कहाँ से आएगा? उसका संबंध अगर छठे भाव से बना है तो वो नौकरी से आएगा। नौकरी भाव हमारा छठा भाव है, ठीक है। तो 2 6 10, तो ये आप आराम से कह सकते हैं कि वैसा व्यक्ति नौकरी से व्यापार, नौकरी से आमदनी करेगा, नौकरी से पैसा कमाएगा। दूसरे का संबंध अगर सर आपने, प्रणाम सर, सॉरी सर, माफी चाहूंगा सर। सर आपने 2 6 10 को जो अभी बताया आपने, हम्म है ना, 2 6 10 हम्म जो आपने बताया, वो हम्म, आपने धर्म त्रिकोण बताया था, लेकिन ये अर्थ त्रिकोण रहेगा ना सर? धन त्रिकोण बताया हमने। नहीं, धर्म त्रिकोण तो सर 1 5 9 होता है ना शायद। हाँ, 1 5 9 जो होता है वो होता है आर्योग्य त्रिकोण, ओके। ज्ञान त्रिकोण, ज्ञान का त्रिकोण मान सकते हैं। देखिए, ज्ञान का भाव पंचम भाव है, और पंचम से पंचम नवम भाव है, ठीक है। तो ये ज्ञान का त्रिकोण है, ये आरोग्य भाव भी है। पंचम भाव हमारा आरोग्य भाव होता है, ठीक है, और पंचम से पंचम भी हमारा भाग्य भाव है, और ये आरोग्य भाव, इसको भी हम मानते हैं। तो पंचम से पंचम और लग्न भाव, तो लग्न का संबंध पंचम से बना और या नवम से बना, या लग्न में गुरु बैठा राहु बैठा, तो उसका संबंध 1 5 9 से बना है। तो ऐसा व्यक्ति, अब राहु जो है बुरा प्लेनेट है, उसमें जो है 6 8 भाव 12 भाव कहीं ना कहीं एक्टिव अगर हो गए तो पूरे लाइफ आपको बीमार करेगा, कंफ्यूज करके रखेगा। लेकिन गुरु, गुरु निरोग का कारक माना जाता है, और लग्न में बैठ के ऐसा व्यक्ति आपको ज्ञानवान बनाता है, आपको निरोग बनाता है। लेकिन वही छठे भाव में बैठा, तो छठे भाव में बैठ करके व्यक्ति आपको धनवान बनाएगा। गुरु बैठ जाए तो ज्यादा धनवान बनाएगा, राहु बैठ जाए तो भी धनवान बनाएगा, लेकिन वो राहु का तरीका गलत तरीके से है ना। राहु जो है देवता बना, छल से बना,
है ना, प्यार से नहीं बना, प्रेम से नहीं बना, छल से बना। कोई भी देवता उसे कोई भी देवता उसे देवता मानने को तैयार नहीं है, लेकिन अमृत पीने के कारण वो देवताओं की श्रेणी में आ गया। और भगवान विष्णु ने या भगवान शिव ने या उस समय के जो कर्ता धर्ता थे, नियम नियम बनाने वाले थे, उन्होंने उसे देवताओं की श्रेणी में डाला और हमें उसे मानना पड़ता है। तो वो उसका जो जो दिमाग है वो चतुर दिमाग है, चालाक दिमाग है, वो फिर चालाकी से पैसा कमाता है। गुरु जो है वो ज्ञान से पैसा कमाता है, ठीक है। लेकिन हाँ, नौकरी जरूर है। दोनों यहाँ से अगर 2 6 10 का संबंध बनता है या दूसरे का स्वामी छठे में बैठता है, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति नौकरी से जीवन यापन करेगा। तो इसको हम बोलते हैं धन भाव, इसको बोलते हैं परिवार भाव। दूसरा, ये हमारा चेहरा भाव भी है। भोजन जीव, देखिए यहाँ लिखा है जीव, है ना, आवाज का। तो हम जो हमारी वाणी है कैसी होगी, अगर यहाँ पे बुरे प्लेनेट बैठे हैं तो हमारी वाणी थोड़ी कर्कश होगी। अगर यहाँ पे बुध बैठा है, गुरु बैठा है, तो हमारी वाणी में थोड़ा सा क्या होगा, मीठापन होगा। तो जैसे प्लेनेट बैठेंगे वैसा ही हमारी वाणी हो जाएगी, हमारी आवाज हो जाएगी। हमारी आवाज में कर्कशपन उतना ही कम होता जाएगा। जैसे जैसे बुरे प्लेनेट बैठते जाएंगे, हमारी आवाज उतना ही कर्कश होती जाएगी, लोगों को प्रिय नहीं लगेगी। तो जो लोग कलाकार होते हैं, जो लोग प्रवक्ता होते हैं, जो लोग टीचिंग के जॉब से जुड़े होते हैं, हालांकि टीचर तो कर्कश भी हो सकता है, लेकिन जो लोग धर्म उपदेश करते हैं, आप पाएंगे कि जो लोग कर्कश आवाज में धर्म उपदेश दे रहे हैं, सभी की मीठी आवाज तो नहीं होती। तो उनके सेकंड भाव में कहीं ना कहीं बुरे प्लेनेट बैठे होंगे, ठीक है। बुरे प्लेनेट का संबंध सेकंड भाव से बनता है। अगर बुध गुरु बैठ गया तो उसकी आवाज मीठी होगी, चाहे कुछ भी कर लो, वो बोलेगा तो फूल झड़ेगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो मुख्य रूप से 3 चीजें हम देखते हैं यहाँ से, धन भाव है, कुटुंब भाव है, हमारी वाणी है, हमारे जो है नाक, ईएनटी को छोड़ करके नाक, गला और कान, ठीक है। नाक, कान और गले को छोड़ करके चेहरे पर जो भी चीजें हैं, गाल हुआ, जीभ हुआ, ओठ हुआ, सभी को हम सेकंड भाव से देखेंगे, ठीक है। उसके बाद से आता तीसरा भाव। तीसरे भाव को यहाँ से हम पंचम भाव गिनते हैं। अगर यहाँ से पंचम भाव गिनते हैं तो सप्तम भाव आएगा, और यहाँ से पंचम गिनेंगे तो 11 भाव आएगा। तो 3 5 11, 3 5 11 भाव जो होता है, ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं व्यापार त्रिकोण, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, व्यापार त्रिकोण बोलते हैं। इसको जो हम विवाह त्रिकोण भी बोल सकते हैं। ये विवाह त्रिकोण भी है, ये व्यापार त्रिकोण भी है। पेपर वर्क का संबंध हम थर्ड भाव से भी देखते हैं। हमारे कान के बारे में कोई समस्या हो, हमारे नाक में कोई समस्या हो, हमारे गले में कोई प्रॉब्लम हो, तो हम थर्ड भाव से ही देखेंगे। हमारे शरीर में बहुत सारे जूसेस होते हैं। जब हम भोजन करते हैं तो गले में कुछ स्थान होते हैं जहां से जो है रसस्राव होता है और हमारा भोजन पचता है। तो वो भी हम थर्ड भाव से देखेंगे। तो जितने भी जो है गले के रोग से रिलेटेड है, जितने भी शुगर से रिलेटेड है, उनका थर्ड भाव से संबंध बनेगा ही बनेगा। जब हम शुगर के बारे में पढ़ेंगे तो थर्ड भाव से रिलेशन को समझेंगे, ठीक है। तो थर्ड भाव हमारा जो है छोटी यात्रा का, ठीक है। थर्ड भाव हमारे जो है छोटे भाई बहन का। छोटे भाई बहन का मतलब ठीक हमसे जो छोटा, तो उसके बारे में है। और थर्ड भाव हमारा जो है पेपर वर्क का। थर्ड भाव हमारे जो कम्युनिकेशन का। थर्ड भाव हमारे जो है सेल परचेज, किसी भी गाड़ी, वाहन, मकान के सेल करने का भाव भी जो है थर्ड भाव माना जाता है, क्योंकि ये चौथे से 12वां पड़ता है। तो इन चीजों का हम थर्ड भाव से संबंध को समझेंगे जब हम प्रिडिक्शन में जाएंगे। तो जो वैदिक ज्योतिष में ऐसी बताई जाती है, वो यहाँ पे छोटे भाई बहन का भाव माना जाता है, और नाक, कान, गला, इनका भाव माना जाता है, कम्युनिकेशन का भाव माना जाता है। जो लोग आईटी इंजीनियर होते हैं ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनका संबंध भी जो है थर्ड भाव से बनता है, ठीक है। लगने इसका संबंध थर्ड से बने और इसका स्वामी 11 को देखे, तो फिर ऐसा व्यक्ति आईटी इंजीनियर, अगर इंजीनियरिंग करना चाहता है तो आईटी इंजीनियर बनेगा। अगर यहाँ पे गुरु बैठ जाए, राहु बैठ जाए,
तो उसका संबंध 11 से बन जाएगा। ठीक है। शनि शनि की दृष्टि नहीं पड़ेगी, शनि की दृष्टि नहीं पड़ेगी यहाँ पे। यहाँ पे अगर 29 डिग्री का, फोर्थ में 29 डिग्री, सॉरी 1 डिग्री का कोई प्लेनेट बैठा हो, खास करके मंगल अगर बैठा हो, तो उसका संबंध 3 से बनेगा और 11 से बनेगा, क्योंकि जब 29 डिग्री, सॉरी 1 डिग्री का होता है तो उसका वो एक भाव पहले का फल देता है, और वो सेकंड भाव, थर्ड भाव, और दृष्टि जो होती है हम फोर्थ से ही देखते हैं, तो फोर्थ से हम दृष्टि देखेंगे तो मंगल की दृष्टि अष्टम होती है, सप्तम और अष्टम, तो 10th को देखेगा और 11th को देखेगा। 10th भाव हमारा कर्म होता है, 11th भाव हमारा लाभ होता है, और थर्ड से उसका भी संबंध बन गया, क्योंकि एक भाव पहले का फल दे रहा है, तो 3-11 का संबंध बन गया, दसम से संबंध बन गया। और अगर कहीं वो लग्नेश हुआ है ना, तब निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति आईटी सेक्टर में जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जाता है, कम्युनिकेशन सेक्टर में जाता है। ठीक है। तो इन चीजों को हम थर्ड भाव से देखेंगे। और क्या आता है, हाँ, ये छोटी यात्रा का भी होता है। जब हम विदेश यात्रा के बारे में बात करते हैं, कि जब हम विदेश विदेश यात्रा के बारे में बात करेंगे कि हमारी विदेश यात्रा होगी या नहीं होगी, तो थर्ड भाव में अगर कोई प्लेनेट बैठा है, उसकी दृष्टि जो है, थर्ड भाव में बैठे सभी प्लेनेट की दृष्टि कहाँ पड़ती है? 7th में पड़ती है, क्योंकि अपने से 7वें भाव में सभी प्लेनेट देखते हैं, तो थर्ड से वो 7th को जरूर देखते हैं, अर्थात वो विदेश यात्रा तो नहीं, लंबी यात्रा के बारे में जरूर बताते हैं। 9वां भाव लंबी यात्रा का होता है, विदेश यात्रा का भी मान सकते हैं यहाँ पे, लेकिन विदेश यात्रा ऐसा जो समुद्र पार यात्रा हो, उसी को हम विदेश यात्रा मानते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ लंबी यात्रा मानेंगे, धार्मिक यात्रा मानेंगे। तो 3-9 का अगर संबंध बना है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा धार्मिक यात्रा करता है। ठीक है। तो छोटी यात्रा का भाव थर्ड है, और या यात्रा का भाव थर्ड है, इसका संबंध 9 से बनता है, तो ऐसे व्यक्ति लंबी लंबी यात्राएं करते हैं ज्यादा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई प्लेनेट बैठा है जिसका संबंध किससे बन जाए? 12वें से बन जाए, 12वां भाव हमारा विदेश यात्रा का होता है, तो तीसरे में अगर कोई प्लेनेट बैठ करके 12वें से संबंध बनाता है, अर्थात समझ सकते हैं आप कि मंगल या कोई भी प्लेनेट जो 12वें का स्वामी होकर के थर्ड में बैठ जाए, वो प्लेनेट अपनी दशा अंतरदशा प्रत्यंतदशा में विदेश यात्रा दे देगा। ठीक है। कोई प्लेनेट 12वें का स्वामी होकर के थर्ड में बैठ जाता है, तो ऐसा प्लेनेट अपनी दशांतर दशा में विदेश यात्रा दे देगा। ठीक है। तो हम सिर्फ लग्न कुंडली देख के बता सकते हैं कोई विदेश यात्रा होगी कि नहीं होगी। बाकी ऐसा प्लेनेट किसी के नक्षत्र में बैठ जाए, किसी प्लेनेट के, तो वो प्लेनेट भी विदेश यात्रा देने में सक्सेस रहेगा। ठीक है। तो ये हो जाता 3-9-12 जो विदेश का भाव होता है। 12वें का स्वामी थर्ड में बैठ जाए, विदेश यात्रा दे देगा। थर्ड का स्वामी होकर के मंगल अगर 9th में बैठ जाए, तो उसकी चौथी दृष्टि 12th हो जाती, तो विदेश यात्रा हो जाता है। तो ये यात्रा का हो गया। हम आते फोर्थ भाव में। फोर्थ भाव हमारा जो है, ये है माता का भाव, हमारी जन्मभूमि का भाव है, हमारे वाहन का भाव है, हमारे प्रॉपर्टी का भाव है। इसका जो है कारक चंद्रमा माना जाता है। तो अगर जन्मभूमि का भाव, फोर्थ भाव, अगर ये पीड़ित होता है, पीड़ित मतलब यहाँ पे शनि राहु इत्यादि प्लेनेट बैठ जाते हैं, मंगल इत्यादि, शनि राहु केतु अगर बैठ जाते हैं, तो ऐसा भाव पीड़ित भाव माना जाता है। और पीड़ित होने से ऐसा व्यक्ति अपने घर से दूर चला जाता है। ठीक है। और दूर जाकर के ही वो सक्सेस रहता है, मजबूरी में वो अपना घर छोड़ देता है, त्याग देता है। फोर्थ का स्वामी अगर अपने से 12वें चला जाए, अर्थात थर्ड में चला जाए, तो ऐसा व्यक्ति भी विदेश यात्रा करता है, या अपना घर छोड़ करके कहीं दूर जाकर के नौकरी व्यापार करता है। कम से कम 500 किलोमीटर दूर जाकर के व्यापार नौकरी या जीवन यापन करेगा। तो फोर्थ भाव माता का, जन्मभूमि का, गाड़ी का, वाहन का इत्यादि का कारक माना जाता है। इस भाव में जो भी प्लेनेट बैठते हैं, अपनी दशा अंतरदशा प्रत्यंतदशा में मकान, वाहन का सुख देने में सक्षम होते हैं। ठीक है। कैसा भी प्लेनेट हो, राहु केतु शनि भी बैठे हों, तो भी जो है वो देने में सक्षम होंगे। हमारे हमारे जो है छाती का जो है भाव जो है फोर्थ भाव माना जाता है। और इस भाव में बैठा हुआ प्लेनेट माता का भी
कारक माना जाता है, क्योंकि ये माता का भाव है, जन्मभूमि का भाव है। तो वो प्लेनेट अगर मान लीजिए कोई पूछता है कि भाई हमारे माता से संबंध कैसे रहेंगे, या फिर आप बिना देखे माता से संबंध आपके कैसे होंगे, वो भी आप बता सकते हैं, क्योंकि थर्ड भाव उस सभी भाव से इस तरह से आप बता सकते हैं। तो माता इस भाव का स्वामी, फोर्थ भाव का स्वामी कुंडली में कोई भी हो, अगर वो 6 8 12 में बैठा है तो माता से आपकी नहीं बनेगी। ठीक है। और साथ साथ हमें चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा। चंद्रमा भी अगर पीड़ित हुआ, वो भी राहु केतु शनि के साथ अगर बैठा हुआ या 6 8 12 में बैठा है, तो माता से आपकी नहीं बनेगी, आपके विचार नहीं मिलेंगे। माता से पड़ता तो सबका है, माता को कोई बुरा नहीं कहता, लेकिन हाँ माता जो कहेंगी कहीं न कहीं विरोधाभास रहेगा आपके विचारों में, उनके विचारों में। अगर आपने सावधानी से काम नहीं लिया तो कहीं कहीं ज्यादा मतभेद बढ़ जाते हैं। तो फोर्थ के स्वामी चंद्रमा, दोनों का अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम बता सकते हैं कि माता से हमारे बनेंगे या नहीं बनेंगे, माता से हमारा लगाव होगा या नहीं होगा। ठीक है। कुल मिला के ये 12 चौथे भाव से जो है हम जमीन जायदाद, माता के बारे में, गाड़ी वाहन इत्यादि के बारे में, हमारे पास गाड़ी होगी कि नहीं होगी, कितनी होगी, लग्जरियस होगी कि नहीं होगी, लग्जरी गाड़ी का हम सुख उठा पाएंगे नहीं उठा पाएंगे, वो सब कुछ फोर्थ भाव बताता है। हम मकान, कितने मकानों का सुख उठाएंगे, मकान होगा कि नहीं होगा, किस प्रकार का होगा, है ना? तो वो फोर्थ भाव बताता है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ भाव। अच्छा, एक चीज और, फोर्थ भाव हमारे प्राइमरी शिक्षा का भी है। फोर्थ भाव यहाँ पे कहीं टीचिंग का, एजुकेशन का लिखा है कि नहीं लिखा, नहीं लिखा। फोर्थ भाव हमारे एजुकेशन का भी होता है, जो प्राइमरी शिक्षा होती है। प्राइमरी शिक्षा का मतलब आपने देखा होगा कि जूनियर हाई स्कूल तक के, प्राइमरी मतलब 5वीं क्लास तक को बोला जाता है, लेकिन प्राइमरी शिक्षा हम जूनियर हाई स्कूल तक के क्लास को मान सकते हैं, अर्थात 8th क्लास तक की प्राइमरी शिक्षा हमारी कैसी होगी। तो बेसिक हमारा अगर मजबूत है तो प्राइमरी शिक्षा जो है के बारे में हम फोर्थ भाव से देखेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे। तो मुख्य रूप से एजुकेशन का भाव जो हमारा फोर्थ ही है। अगर फोर्थ भाव एक्टिव नहीं है कहीं हमारे चार्ट में, तो निश्चित रूप से हमारा एजुकेशन भाव हिला हुआ होगा, निश्चित रूप से एजुकेशन में हमें समस्याएं आएंगी। प्राइमरी शिक्षा अगर नहीं होगी तो हमें हाई हाई एजुकेशन कैसे लेंगे, है ना, हाई क्वालिफिकेशन कैसे पाएंगे। तो प्राइमरी शिक्षा होना जरूरी है। तो फोर्थ भाव का संबंध निश्चित रूप से अगर कोई प्लेनेट बनाता है तो वो अपने टाइम, अपने दशांतर दशा में प्राइमरी शिक्षा को देगा। अब वो प्लेनेट कैसा होगा, उसके हिसाब से आपको एजुकेशन मिलेगा। कौन सा प्लेनेट होगा, कैसा प्लेनेट होगा, वो जब हम एजुकेशन टाइम पे पहुंचेंगे, एजुकेशन के चार्ट में देखना शुरू करेंगे, तब उसको प्यार से समझेंगे। ठीक है। तो एजुकेशन का भाव हमारा फोर्थ है। फिर आता है हमारा पंचम भाव। इसके पहले पंचम से पहले हमारा कौन सा आता है, चौथा भाव। तो ये निसंतान का भी भाव होता है, अपने भाव से 12वां भाव आ जाता है ये, 12वें पंचम से 12वां भाव। तो निसंतान का भाव भी चौथा होता है। तो लग्न का संबंध फोर्थ से बने तो ऐसा व्यक्ति, और फोर्थ और साथ में अष्टम बन जाए या 12वें का बन जाए, तो शनि अगर 12वें का लग्न का स्वामी होकर फोर्थ में बैठ जाए तो फिर क्या हो जाएगा, निसंतान का कारक भी बन जाता है। ठीक है। निश्चित रूप से उसको बच्चे होने में समस्याएं आएंगी। साथ साथ उसकी बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया कि गुरु संतान का कारक होता है, तो कहेंगे गुरु का भी खराब होना जरूरी है। केवल हम शनि को देख करके प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि वो निसंतान रहेगा, हमें गुरु को भी देखना जरूरी रहेगा, गुरु कैसा है, फोर्थ का स्वामी कहाँ पे बैठा है, वो भी क्या 8वें तो नहीं बैठा है। अगर फोर्थ का स्वामी भी 8वें में बैठ गया और गुरु भी खराब हो गया तो निश्चित रूप से वो निसंतान ही रहेगा। ठीक है। तो शनि अगर खराब हो गया, फोर्थ का स्वामी खराब हो गया, गुरु खराब हो गया, तो फिर निसंतान रहेगा। तो इस तरह से हम निसंतान का भाव भी फोर्थ को मानते हैं। आते हैं पंचम भाव। पंचम भाव जो हमारा ज्ञान का भाव है, नॉलेज का भाव है, एजुकेशन का भाव भी हम इसको मानते हैं, और ये हमारे मित्र का भाव है, प्रेम का भाव है। और संतान के बारे में जब भी हम विचार करते हैं तो फिफ्थ से ही करते हैं। प्रेम के बारे में विचार करेंगे तो फिफ्थ से करेंगे, प्रेम विवाह के बारे में विचार करेंगे तो फिफ्थ का संबंध वहां पर बनेगा ही बनेगा। जब भी हम एजुकेशन के बारे में विचार करेंगे तो वहां भी फिफ्थ भाव का स्थान आएगा। गुण विद्या के बारे में, मान लीजिए कोई एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहता है तो ज्ञान का भाव, एजुकेशन का भाव तो फोर्थ है, लेकिन जब गुण विद्या का भाव आएगा तो हम फिफ्थ से विचार करेंगे। ठीक है। फिफ्थ का संबंध एजुकेशन से बनेगा, मतलब अष्टम भाव से बनेगा। ज्योतिष का भाव अष्टम होता है, तो फिर वो एस्ट्रोलॉजी सीख सकता है, नहीं तो बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजी में वो आगे सक्सेस नहीं हो सकता।
तो फिफ्थ भाव एजुकेशन का भाव है, फिफ्थ भाव गुण विद्या का भाव है, ये शेयर मार्केट का भी भाव है। ठीक है, शेयर मार्केट का भाव फिफ्थ माना जाता है। और जब कोई पूछता है कि भाई मैं शेयर मार्केट में काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो फिर फिफ्थ का संबंध 10वें से बनता है, फिफ्थ का संबंध एकादश भाव से बनता है। तो फिर ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट में काम करना चाहिए। फिफ्थ का संबंध अगर 11 से बनता है तो उसको संतान होगा। फिफ्थ का संबंध अगर दसम से बनता है तो निश्चित रूप से थोड़ी समस्या आती है। वो क्यों आती है वो बाद में समझेंगे, बताता हूँ थोड़ी देर में। तो फिफ्थ का संबंध 11 से बनता है तो उसको संतान की समस्या नहीं होगी। फिफ्थ का संबंध अगर अष्टम से बनता है तो फिर कहीं कहीं संतान की समस्या रहेगी। फिफ्थ का संबंध 12वें से बनता है तो संतान की समस्या रहेगी। लेकिन फिफ्थ का संबंध अष्टम से बनता है तो प्रेम प्रेम में भी समस्याएं आती रहती हैं, प्रेम होता है टूटता है। ठीक है, तो 5-11 संतान की प्राप्ति, 5-11 प्रेम की प्राप्ति, 5-11 ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, तो फिफ्थ का संबंध जैसे बनेगा, पहले का स्वामी फिफ्थ में आ जाए तो ऐसा व्यक्ति पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज होता है। ठीक है, क्योंकि उसका दिमाग पढ़ने में, ज्ञान हासिल करने में उसका दिमाग लगा रहता है। ऐसा व्यक्ति जो है काफी ज्ञानी माना जाता है, क्योंकि लग्न उसका दिमाग कहाँ लगा हुआ है, फिफ्थ भाव में लगा हुआ है। ठीक है, तो फिफ्थ भाव से जितनी भी चीजें हम देखी जाएंगी सब कुछ उसके व्यक्तित्व में पाई जाएंगी। ठीक है, यहाँ लिखा कि भविष्य कथन, भविष्य कथन का भी भाव फिफ्थ भाव माना जाता है। और ये निरोग भाव भी है ना। मुख्य रूप से हम जो आपकी चर्चा करेंगे वो मैरिज के टाइम पे, प्रेम विवाह के टाइम पे, दूसरा एजुकेशन के टाइम पे, तीसरा सट्टा व्यापार इत्यादि के बारे में हम पढ़ेंगे तो फिफ्थ भाव के बारे में चर्चा करेंगे। और जब हम हेल्थ के बारे में बात करेंगे तो भी हम फिफ्थ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया अभी कि आरोग्य त्रिकोण, ज्ञान त्रिकोण 1-5-9 माना जाता है। ये जो आरोग्य धन का भाव माना जाता है पंचम भाव। यहाँ पर कहीं भी नौकरी का भाव नहीं माना जाता है, इसे धन का भाव नहीं मान सकते। ठीक है, ये धन है, आरोग्य धन है, ना कि जो धन, भौतिक धन के बारे में बात करें तो ये भी धन नहीं है। तो आरोग्य धन का भाव पंचम भाव माना जाता है। एजुकेशन का भाव, ज्ञान का मतलब नॉलेज के बारे में विचार करेंगे, धन के एजुकेशन के बारे में विचार करेंगे तो पंचम के बारे में विचार करेंगे। तो ये सब चीजें हम पंचम से देखते हैं, कुछ और तो इसमें छूटा नहीं। ठीक है, फिर हम आते हैं छठे भाव में। ठीक है, छठा भाव, छठा भाव जो है हमारा शत्रु का भाव है। ठीक है, पंचम भाव मित्र का भाव है, छठा भाव शत्रु का भाव है। शरीर में जितने भी रोग होते हैं उसके बारे में विचार करना है तो छठे भाव से जरूर करेंगे। जब हम किसी डॉक्टर के बारे में विचार करेंगे, डॉक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि डॉक्टर रोगियों से रोज मिलता जुलता रोग के बारे में पढ़ता है, तो जब प्रोफेशन में हम डॉक्टर के बारे में विचार करेंगे तो छठे से संबंध हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति डॉक्टर बनेगा या नहीं बनेगा। तो डॉक्टर के बारे में विचार करते हैं तो सिक्स के बारे में विचार करेंगे, सिक्स के से ही देखेंगे। ये हमारे मामा का भाव माना जाता है, और मामा ऐसा जो हमारी मम्मी से ठीक छोटा हो, मासी ऐसी जो हमारी मम्मी से ठीक छोटी हो। ठीक है, ये हमारे नौकर चाकर के बारे में भी हम छठे भाव से विचार करते हैं। और शरीर में जितने भी समस्याएं आती हैं, रोग होते हैं, उस सब के बारे में छठे से विचार करते हैं। तो कुल मिला के शत्रु भाव है, नौकरी भाव है, नौकर का भाव है, तलाक का भाव है। ठीक है, छठा भाव तलाक का भी भाव माना जाता है। और रोग का भाव है। तो इस सब के बारे में हम छठे से विचार करेंगे। जब हम तलाक के बारे में विचार करेंगे तो निश्चित रूप से हम देखेंगे छठे के बारे में चर्चा की जाएगी, आपको किस प्रकार से ये काम करता है वो हम बताएंगे आपको। नौकरी के बारे में विचार करेंगे तो जैसा कि हमने बताया कि छठे भाव से नौकरी की भाव में देखा जाता है। जब हम प्रश्न कुंडली पढ़ेंगे तो उस समय चोरी नौकर ने किया या किसी और ने किया, वो कैसे, जब उस समय नौकर के बारे में चर्चा करेंगे कि छठे भाव से किस प्रकार से हम यूज करते हैं छठे भाव का। अब आते हैं सप्तम भाव। सप्तम भाव हमारा मुख्य रूप से
अभी एक आध हफ्ते बाद शुरू हो जाएगा मैरिज का चार्ट हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम सेवंथ भाव को सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, प्रथम भाव सेवंथ भाव से चर्चा शुरू करते हैं। ये हमारा जो है पूछे गए 100 प्रश्नों में से 50-60% या कह सकते हैं 70% प्रश्न इसी से रिलेटेड आते हैं, मैरिज से रिलेटेड, तलाक से रिलेटेड। और उस 70 में से 40% तो आजकल प्रेम से संबंधित आते हैं, फिफ्थ भाव से रिलेटेड, है ना। तो 7 और 5 से संबंधित बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। तो सेवंथ भाव हमारा पति पत्नी का है, सेवंथ भाव हमारे जो है विवाह का है, आकर्षण का है, विपरीत लिंगी का है। ठीक है। शरीर के अंगों में देखा जाए तो शरीर के अंगों में हम थोड़ा सा आगे बताना यहाँ छोड़ दिया, यहाँ से नाक कान गला बताया गया। फोर्थ हमारे सीने का स्थान है। पंचम भाव हमारे नाभि का स्थान है। कौन सा स्थान है? पेट, लीवर। ठीक है, लीवर का स्थान है, खास करके पेट, पेट का स्थान जो है यहाँ पे माना जाता है फिफ्थ भाव को। छठा भाव हमारा जो है छोटी आंतें, शरीर में बड़ी आंत के ऊपर छोटी आंत होती है और उसका स्थान माना जाता है। इंसुलिन के बारे में विचार किया जाए तो वो भी हम छठे भाव से, इंसुलिन हमारा जो है सही से काम करेगा कि नहीं करेगा। कहीं अगर छठा भाव पीड़ित हो जाएगा तो इंसुलिन हमें बहुत ज्यादा नहीं प्राप्त होती है और हमें शुगर हो जाता है, वहां भी छठे भाव से हम देखते हैं। तो छोटी आंत के बारे में छठे भाव से विचार करेंगे। सप्तम भाव आ जाता है हमारा किडनी का। ठीक है। और हमारे गुप्त स्थान का भाव जो है, जो हमारे अंदर के गुप्त स्थान है, वो उसको हम सेवंथ भाव से देखते हैं। पत्नी के बारे में विचार, पति के बारे में विचार सेवंथ भाव से देखते हैं। व्यापार के बारे में विचार करेंगे तो सेवंथ भाव से देखेंगे। तो मुख्य रूप से सेवंथ भाव हमारे इसीलिए आता है पार्टनर के बारे में और पार्टनरशिप के बारे में। हमें पार्टनरशिप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमारी पार्टनरशिप कैसी बनेगी, पार्टनर हमारे पति पत्नी पत्नी भी आपस में पार्टनर ही होते हैं, तो उनके साथ हमारा कैसा बनेगा वो भी हम सेवंथ भाव से विचार करेंगे। लेकिन सिर्फ सेवंथ भाव आपका कारक नहीं बनता, क्योंकि पति पत्नी का कारक जो है, जैसा कि हमने बताया कि शुक्र से भी देखेंगे कि शुक्र कैसा है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे कि उनके साथ अच्छा होगा या नहीं होगा। सेवंथ भाव का स्वामी अष्टम में बैठा है, सेवंथ भाव का स्वामी छठे में बैठा, सेवंथ भाव का स्वामी 12वें में बैठा, तो फिर पार्टनर से संबंधित समस्याएं बनी रहेंगी। अगर सेवंथ का स्वामी जो है सेवंथ में ही बैठा तो बहुत ज्यादा समस्याएं नहीं होंगी, सेवंथ का स्वामी दूसरे में बैठा तो समस्याएं नहीं होंगी। तो हम सेवंथ के कारक को देखेंगे, सेवंथ भाव को देखेंगे, शुक्र को देखेंगे, तब जाके हम बताएंगे पार्टनर से आपकी बनेगी या नहीं बनेगी। तो किसी भी चीज को हमें 3 तरीके से चेक करना जरूरी है, तभी हम प्रिडिक्शन देंगे यहाँ कितना बनेगा, परसेंटेज क्या हो जाए। कुछ लोग पूछते कितना परसेंट। मेरे पास एक प्रश्न आया था लगभग 8-10 दिन पहले की बात है कि एक लड़की है, वो हमसे कितना परसेंट प्यार करती है ना। तो परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, प्रश्न थोड़ा सा अजूबा था, लेकिन हाँ परसेंटेज हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि भाई सेवंथ फिफ्थ का स्वामी जो है, प्रेम के बारे में प्रश्न था, फिफ्थ का स्वामी जो है वहां 8 में बैठा, 12वें में बैठा या लग्न में बैठा ना। फिफ्थ प्रेम का जो स्वामी होता है वो शुक्र होता है, नहीं प्रेम का स्वामी जो चंद्रमा होता है और शुक्र, दोनों को हम देखेंगे। लेकिन शुक्र शादी के लिए प्रेम है और सिर्फ मानसिक प्रेम के लिए चंद्रमा है। तो यहाँ पे चंद्रमा जो है की स्थिति कैसी है, पंचम का स्वामी कहाँ बैठा है, पंचम में कौन से प्लेनेट बैठे हैं, तो वो सब चीजें देख करके हम उसको बता सकते हैं हाँ कि हाँ प्रेम है भी या नहीं है, लग्न से संबंध बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो उसी तरह से सेवंथ के बारे में जब भी हम विचार किया, किसी भी भाव के बारे में प्रश्न आता तो हम 3 तरीके से विचार करते हैं। तो मुख्य रूप से प्रेम, पार्टनर, पति पत्नी, व्यापार, पार्टनरशिप इत्यादि के बारे में विचार करते हैं, तो सेवंथ भाव से करते हैं। शरीर के अंगों में विचार करेंगे, रोग के बारे में तो फिर किडनी के बारे में विचार, और गुप्त अंगों के बारे में विचार करेंगे तो सेवंथ भाव से करेंगे। अब गुप्त अंगों में शुक्र खराब है तो शुक्र जो है गुप्त अंगों का कारक माना जाता है। चंद्रमा खराब है तो फिर वो शरीर के अंदर जो जूसेस होते हैं उसका कारक माना जाता है ना। तो सेवंथ में हम जब ध्यान देंगे तो चंद्रमा खराब होता है, क्या होता है,
मानसिक, जैसा कि हमने बताया कि मासिक जो है प्रक्रिया जो है वो हिल जाती है और फिर बच्चे होने में समस्या आती है। तो कहीं ना कहीं हमें सेवंथ को भी वहां पर ध्यान देंगे और चंद्रमा को भी ध्यान देंगे, है ना। सेवंथ भाव में कोई बुरा प्लेनेट बैठा है, 6 8 12 लेके बैठा है, तो कहीं ना कहीं शरीर में कुछ इस प्रकार से बनावट होगी कि बच्चे होने में समस्या आ सकती है ना। गर्भाशय के बारे में विचार करते हैं तो हम सेवंथ भाव से करते हैं। चलिए अब आते हैं अष्टम भाव। अष्टम भाव हमारा जो है गुप्त अंग है, लेकिन हमारे बाहरी जो गुप्त अंग है उसके बारे में विचार करेंगे। गुप्त ज्ञान के बारे में 8वें भाव से करते हैं। इंश्योरेंस के बारे में जो विचार करते हैं वो अष्टम भाव से करते हैं। हमारे ससुराल का भाव जो है अष्टम भाव है। और अष्टम भाव ऐसा भाव है जो हमें बिना कमाया धन देता है, जिसमें दहेज का भाव है ना। दहेज का भाव कौन सा है? अष्टम भाव है। लेकिन इसमें अष्टम भाव से जो भी पैसा आता है, जो भी पैसा मिलता है वो कष्ट देने के बाद आता है। लास्ट टाइम भी हमने बताया, मित्र यहाँ क्या लिखा है देखिए, मित्र पत्रा मूले होड़ारा आर्थिक लाभ, मतलब मृत्यु के बाद प्राप्त होने वाला आर्थिक लाभ, है ना। नपुंसकता का भाव भी यहाँ पर अष्टम भाव ही माना है। तो गुप्त अंग है, गुप्त ज्ञान है, जैसे ज्योतिष का भाव हमने अष्टम भाव को बताया। और छुपा हुआ ज्ञान अष्टम भाव है। जो हमारे जमीन के अंदर जितने भी रिसर्च होते हैं, जमीन के अंदर जो भी चीजें हैं, इतिहास है या फिर हिस्ट्री का भी भाव अष्टम ही है। और पुरातत्व विभाग जो लोग काम करते हैं, छानबीन करते हैं, वो भी अष्टम भाव से रिलेटेड कहीं कहीं का संबंध बनता है दसम का अष्टम से। ज्योतिष का भाव जो अष्टम है, ससुराल का भाव अष्टम है, और दहेज का भाव अष्टम है। ठीक है, तो इंश्योरेंस का भाव अष्टम है। तो जो भी चीज हमें अष्टम भाव से जो भी पैसा मिलेगा वो कहीं कहीं कष्ट दे करके आता है। पीएफ का पैसा, इंश्योरेंस का पैसा इत्यादि जो है, ग्रेच्युटी का पैसा, वो अष्टम भाव से 8 11 एक्टिव रहता तो मिलता है। ठीक है, और कुछ क्या मिला? ठीक है, अब आते हैं नाइन्थ भाव। नाइन्थ भाव जो हमारा होता है ये धर्म का भाव है। नाइन्थ भाव हमारे गुरु का भाव है। नाइन्थ भाव हमारा जो है बच्चे का भी भाव है। बच्चे के बारे में विचार करेंगे तो भी हम नाइन्थ भाव से करेंगे, क्योंकि पंचम से पंचम भाव नाइन्थ पड़ता है। उच्च शिक्षा का भाव जो है नाइन्थ भाव। अगर किसी के चार्ट में 9 11 एक्टिव, नवा भाव एक्टिव नहीं है, तो ऐसा भाव, ऐसा व्यक्ति उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता, उसकी शिक्षा में रुकावट आ जाती है। अगर नाइन्थ का स्वामी अष्टम में बैठ जाता है तो फिर उसकी शिक्षा में रुकावट आ जाती है। नाइन्थ का स्वामी जो है दसम में बैठ जाता है तो फिर शिक्षा अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो नाइन्थ का संबंध उच्च शिक्षा से है। नाइन्थ का संबंध धार्मिक यात्रा से है, क्योंकि धर्म का स्थान है ये। नाइन्थ का संबंध टीचिंग जॉब से भी है, क्योंकि टीचिंग जॉब गुरु का भाव माना जाता है ना। टीचर भी एक गुरु होता है, तो नाइन्थ भाव गुरु का है, तो टीचिंग का जॉब भी नाइन्थ भाव से देखा जाता है। ठीक है, तो भाग्य का भाव, टीचिंग का भाव, गुरु का भाव, धर्म स्थान का भाव, जो भी हम उपचार भी कराते हैं नाइन्थ भाव से ही कराएंगे, अगर नाइन्थ भाव को एक्टिवेट कराना होगा तो। कैसे एक्टिवेट कराएंगे वो धीरे धीरे अगले इसी महीने से पता चलना शुरू हो जाएगा, चार्ट के हिसाब से जब हम प्रिडिक्शन करेंगे, सिखाएंगे। तो नवा भाव हमारे ऐसे पिता का भी है। हम पिता के बारे में विचार तब करेंगे जब पिता पर हम निर्भर हो, अर्थात अगर मेरा बचपना है, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, एजुकेशन ले रहा हूँ, तो भी पिता का भाव को हम नाइन्थ भाव मानेंगे। ठीक है, कमर से नीचे का जो हिस्सा होता है वो सब हमारा नाइन्थ भाव से हम विचार करेंगे। ठीक है, ये पैरों का जो जोड़ होता है इसका विचार हम, कुल्ले का विचार हम यहाँ पर नाइन्थ भाव से करते हैं। अब बात करते हैं टेंथ भाव की। टेंथ भाव हमारा दसम भाव है, और ये हमारा कर्म भाव है, ये हमारा पिता का भाव है। लेकिन जब हम पिता हम पर निर्भर हो जाते हैं या फिर हम खुद स्वनिर्भर हो जाते हैं, आत्मनिर्भर हो जाते हैं, तो हम दसम भाव से पिता का विचार करते हैं। ये हमारे पद का है, प्रतिष्ठा का, सामाजिक कीर्ति का है, और गुडविल का भाव माना जाता है।
व्यापार का माना जाता है, नौकरी का भी माना जाता है, और ये हमारे सास का भी भाव माना जाता है, क्योंकि 7वां भाव हमारे पति या पत्नी का है, और वहां से 4th भाव माता का होता है, तो यहाँ पे सास का भाव भी माना जाता है। ठीक है, 4th भाव हमारे ससुर का हो जाएगा, और 10th भाव सास का हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पिता का और सास का भाव। तो जब हम 10th भाव किसी प्लेनेट में एक्टिवेट कराना होता है, तो हम कहते हैं भैया सास को इस कलर की चीजें गिफ्ट कर दो, है ना। बार बार उसी कलर की चीज जब आप गिफ्ट करोगे तो वो प्लेनेट वहां पर एक्टिवेट हो जाएगा, और फिर 10वां भाव का प्रभाव आपको मिलने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से सास का भाव भी हम 10th भाव से करते हैं, और इसका उपचार भी करते समय 10th भाव का यूज हम करेंगे। किसी व्यक्ति के चार्ट में 10वां भाव एक्टिव होता ही नहीं है, फिर नहीं होता तो उसकी लाइफ में क्या होता है, वो व्यक्ति तरक्की नहीं कर पाता, वो व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा सम्मानित नहीं हो पाता, वो छोटी मोटी नौकरी करके अपना जीवन यापन करता है, उसके भाग्य में पैसा भी नहीं होता। ठीक है, तो अगर हम कृत्रिम तरीके से उसके भाग्य में 10वां भाव को एक्टिवेट कराते हैं, तो थोड़ा सा सुधार तो हो जाएगा, है ना। तो उस तरह से हम 10वां भाव को एक्टिवेट कराते हैं। जो प्लेनेट है, जो दशा अंतर दशा है, उस प्लेनेट को, जिस प्लेनेट में दशा अंतर दशा प्रत्यंशा रहेगी, उसमें 10वां भाव को हम एक्टिवेट करवा सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, चर्चा करेंगे इसके बारे में। कोई तलाक चाहता है तो भी हम यहाँ 10वां भाव को एक्टिवेट कराते हैं। कोई नौकरी व्यापार चाहता है तो भी हम 10वां भाव में उस प्लेनेट को एक्टिवेट कराएंगे। अब हम बात करते हैं 11वें भाव को। ठीक है, 11वां भाव हमारा एक ही शब्दों में समझे लाभ भाव है। घुटने का जो भाव होता है, नी का भाव होता है, वो 10वां भाव होता है, और 11वां जो भाव होता है वो हमारे घुटने के नीचे का भाव होता है और पंजे के ऊपर का। तो ये भी पैर का ही भाव है, लेकिन नी के नीचे का और पंजे के ऊपर का भाव जो है, ये एकादश भाव होता है। ये हमारे जो है बड़े भाई बहन का भाव होता है, जो हमसे ठीक बड़े होते हैं उनका भाव होता है। एकादश भाव जो है लाभ का भाव होता है। एकादश भाव गुरुद्वारे का भी भाव मानते हैं, और मित्र का भी भाव माना जाता है। लेकिन मित्र में अगर कोई आपसे बड़ा मित्र है, उम्र में बड़ा है, तो उसी को हम यहाँ पर मित्र का भाव मानेंगे। छोटा भाई, छोटा अगर है या, तो हम पंचम को ही मानेंगे। पंचम भाव चूंकि वो प्रेम का भाव है, तो प्रेम और प्रेमिका या मित्र दोनों एक जैसे ही है, इसलिए वहां पर हम पंचम को ही मुख्य रूप से मानते हैं। एकादश को हम बड़े भाई स्वरूप कोई मित्र हो तो हम उसको एकादश भाव से चेक कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी वहां कंफ्यूजन है, हम उसको चेक करने में समस्याएं आएंगी, क्योंकि भाई तो भाई होता है, और मित्र मित्र ही होता है। तो जो सगा भाई है उसी के बारे में हम यहाँ से विचार करेंगे। जो ठीक बड़ा है या ठीक बड़ी बहन है, तो उसके बारे में एकादश भाव से विचार करेंगे। तो ये एकादश भाव हो गया। शरीर के अंगों में भी हम इसके बारे में बता दिया कि एकादश भाव से पैर के बारे में विचार करते हैं। 12वां भाव व्यय का भाव है, खर्चे का भाव है, नुकसान का भाव है, हॉस्पिटल का भाव है, गुप्त का ज्ञान का भाव है, संन्यास का भाव है, और उपभोग का भाव है, विलासिता का भाव है, सैया सुख का भाव माना जाता है। तो जब भी हम खर्चे के बारे में बात करेंगे, तो वो खर्चा जो है 12वें भाव में किस भाव का प्लेनेट बैठा है, उससे रिलेटेड खर्चा करने में व्यक्ति को बहुत आनंद आता है ना। तो 12वां भाव हमारे खर्च का भाव है। 12वां भाव हमारे पैर का पंजा है। और बाई आंख के बारे में हम विचार करते हैं, व्यक्ति के बाई आंख, तो जेंट्स के बाई आंख का, तो हम 12वें भाव से विचार करते हैं। दाहिने आंख के बारे में विचार करते हैं, तो वो 2nd भाव से करते हैं। आंख के बारे में विचार करेंगे तो वो 2nd भाव ही है, लेकिन दाहिनी आंख 2nd है, बाई आंख 12th है। लेकिन स्त्रियों के बारे में इसका उल्टा हो जाता है। कुछ अपवाद है कुंडली ज्योतिष के, कि स्त्री के बाई आंख के बारे में विचार करेंगे तो 2nd भाव से, दाहिनी आंख के बारे में विचार करेंगे तो 12th भाव से। तो ये कुल मिला के ये जो है 12 भाव हुए। ठीक है, आज हमने 3 त्रिकोण के बारे में चर्चा किया। पहला जो है ज्ञान का त्रिकोण, आरोग्य त्रिकोण, और दूसरा हमने चर्चा किया धन त्रिकोण। धन त्रिकोण, ज्ञान त्रिकोण तो आपका पहला भाव है, आरोग्य त्रिकोण पहला, 5वां, 9वां। धन त्रिकोण जो हुआ वो दूसरा, 6ठा और 10वां। विवाह त्रिकोण, व्यापार त्रिकोण, वो हमने बात किया आपसे, तीसरा, 7वां और 11वां।
ठीक है। और कष्ट का जो त्रिकोण है ना, आजीवन कष्ट पाने का जो त्रिकोण है वो कौन सा त्रिकोण आ जाता है, वो आता है चौथा, आठवां और 12वां। ठीक है। चौथे का संबंध 4, 8, 12 अगर किसी के चार्ट में बहुत ज्यादा दिखाई दे तो आप समझिए कि वो बहुत ज्यादा दुखी व्यक्ति है, उसको किसी भी प्रकार का सुख नहीं मिलने वाला, ना माता का सुख मिलने वाला, ना जन्मभूमि का सुख मिलने वाला, ना वाहन का सुख मिलने वाला है, ना मकान का सुख मिलने वाला है। और जिस व्यक्ति को वाहन का सुख न मिले, मकान का सुख न मिले, माता का सुख न मिले, वो व्यक्ति इस धरती पे बहुत ही कष्ट में रहता है ना। तो कष्ट का भाव जो है हमारा चौथा भाव, आठवां भाव और 12वां, ये त्रिकोण जो है अगर तीनों एक साथ एक्टिव हो जाते हैं तो ये फल मिलता है। 8वें और 12वें को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि 8 और 12 जिसके साथ ही जुड़ते हैं तो उस भाव को खराब कर देते हैं। ठीक है। 8 और 12 जिस भाव के साथ जुड़ते हैं उस भाव को खराब कर देते हैं, अर्थात लग्न के साथ जुड़ेंगे तो आपको मानसिक लेवल को बिगाड़ देंगे, सेकंड के भाव के साथ जुड़ेंगे तो आपको पारिवारिक लेवल को बिगाड़ देंगे। जिसे 2, 8, 12 अगर कोई प्लेनेट बताता है तो आपको पारिवारिक संबंधों को बिगाड़ देंगे। थर्ड भाव के साथ जुड़ता है तो आपको जो है शुगर से रिलेटेड समस्या होगी, गले रिलेटेड समस्या होगी, नाक कान से रिलेटेड समस्या होगी, आपके भाई से आपके नहीं बनेगी, आपकी जो है कोई प्रॉपर्टी इत्यादि बेचेंगे तो वो भी नहीं बिकेगा। हर तरह की समस्या, यात्रा से रिलेटेड समस्या, जब भी आप यात्रा करेंगे तो किसी न किसी परेशानी में फंस जाएंगे। फोर्थ के साथ जैसा जुड़ेगा, हमने बताया कि भाई माता से परेशानी होगी, गाड़ी वाहन से परेशानी होगी, उसे चोट लग सकती है, जब भी आप गाड़ी खरीदेंगे किसी समस्या में फंस जाएंगे, जब भी आप जमीन खरीदेंगे तो आप जमीन फंस जाएगा, पैसा तो चला गया लेकिन जमीन आपके नाम नहीं हुई, केस चल रहा है उस पर। इस तरह के चीजें देखने को मिलती हैं। पंचम से रिलेटेड होगा तो आपसे प्रेम से रिलेटेड समस्या होगी, संतान से रिलेटेड समस्या होगी, 5, 8, 12 जब बताता है तो पंचम भाव प्रेम का हुआ, पंचम भाव संतान का हुआ, पंचम भाव ज्ञान का हुआ, पंचम भाव एजुकेशन का हुआ। तो पंचम से रिलेटेड जब भी 8, 12 का संबंध जुड़ेगा तो आपको इस तरह की समस्याएं झेलनी पड़ेंगी। वो सब नंबर्स या भाव किस प्रकार से देखेंगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा इसी महीने। उसी तरह से 6, 8, 12 छठा भाव हर तरह की परेशानी को बताता है, धन की परेशानी को बताता है। तो धन से रिलेटेड अगर 8, 12 जुड़ गया, रोग से 8, 12 जुड़ गया तो निश्चित रूप से आपको जितने भी प्रकार के सुख है वो 6, 8, 12 उन सब चीज को खत्म कर देता है और आप हमेशा परेशान रहते हैं। 6, 8, 12 किसके लिए अच्छा होता है? सिर्फ डॉक्टर के लिए अच्छा होता है कि डॉक्टर जो है छठे भाव से रिलेटेड काम करता है, रोगियों से मिलता है, रोग के बारे में पढ़ता है। अष्टम भाव जो है वो रात को भी काम करता है, दिन में भी काम करता है, मानसिक टेंशन को बहुत ज्यादा होती है। 12वां भाव हॉस्पिटल में रहता है, तो इसलिए उसे 6, 8, 12 भाव उसके लिए सुटेबल है, बाकियों के लिए सुटेबल नहीं है। तो जिसके साथ 6, 8, 12 दिख रहा है चार्ट में, निश्चित रूप से आप उसको कहिए डॉक्टर बन जाओ, है ना, कुछ और करोगे तो परेशान रहोगे। 8वां भाव इंजीनियरिंग का भी है, ठीक है, छठा भाव डॉक्टर का है, 8वां भाव इंजीनियर का है। तो दसम का संबंध छठे से बनता तो डॉक्टर, दसम का संबंध अष्टम से बनता इंजीनियर, है ना। चलिए, दसम का भाव पंचम से बनता है तो एक्टर, ये एक्टिंग का भी भाव है पंचम, और कला का भी भाव है ना, ड्राइंग का भी भाव है पंचम भाव। तो इस तरह से हम भाव देखेंगे आगे चल करके। इस तरह से 8, 12 जब भी जुड़ता है, जिसके साथ भी जुड़ता है उसके साथ समस्याएं आती है। 7 के साथ 8, 12 जुड़ गया तो 7 मतलब पति पत्नी, 7 के साथ मतलब विवाह, 7 मतलब वैवाहिक सुख। इसके साथ 8, 8, 12 का संबंध जुड़ता है तो ऐसा व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत ज्यादा खराब होता है। 7, 8, 12 अगर 3, 4 प्लेनेट बताने लगते हैं तो आप पाएंगे कि निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत ही कष्टमय है, बहुत ही कष्टमय है। दशा अंतरदशा प्रत्यंतदशा अगर बताने लगे 7, 8, 12, साथ में 1 और 6 भी आ जाए, क्योंकि एक भाव अकेले का है, छठा भाव तलाक का है। तो 7, 8, 12 के साथ अगर 1, 6 भी दिख रहा है ग्रह और नक्षत्र लेवल पे, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति की अपने पति से नहीं बनती, अपनी पत्नी से नहीं बनती, प्रेजेंट में वो व्यक्ति अकेला है। ठीक है। तो वैवाहिक जीवन को खराब करता है, व्यापारिक जीवन को खराब करता है, व्यापार को खराब करता है 7, 8, 12। ठीक है। 9वें का स्वामी अगर अष्टम में आ जाए, 9वें के स्वामी के संबंध 8, 12 से बने तो ऐसा व्यक्ति का दुर्भाग्य होता है। हर तरह के मतलब हमेशा वो धोखा ही खाता है, कभी भी उसका काम बनेगा नहीं, क्योंकि भाग्य उसका अष्टम भाव में चला गया, भाग्य का स्वामी अष्टम भाव में चला गया।
बस वहां पे हमें ये देखना पड़ेगा कि अष्टम का स्वामी 12वें 9वें में गया है या 9 में इसका स्वामी अष्टम में गया है, वो हमें लग्न कुंडली से चेक करना पड़ेगा। तो 9 8 12 का संबंध बनता है तो कई बार वो अच्छा फल भी दे सकता है, कई बार बुरा फल भी दे सकता है, वो हमें ध्यान रखना है। ठीक है। दसम का संबंध अष्टम से बनता है तो कोई बुरा फल नहीं मिलता, क्योंकि दसम भाव कर्म का है, उसका कर्म अष्टम भाव से जुड़ा, अष्टम भाव से जो भी चीजें रिलेटेड होंगी उससे उसका कर्म जुड़ा होगा, तो उसके लिए बुरा हम नहीं कर सकते। और उसके लिए कर्म भाव को हम निर्धारित करते हैं अष्टम भाव से संबंध बना करके। ठीक है। तो यहाँ पे बुरा भला दसम भाव से हम संबंध को हम नहीं देखेंगे, मतलब अच्छा बुरा इसमें अच्छा फल ही होगा क्योंकि कर्म जुड़ा होगा। बस हाँ, उसको उतनी प्रॉब्लम वाले काम करने पड़ते हैं, जैसे कि अ, किसी खदान में काम करना पड़े, कोयलरी में काम करना पड़ा, पेट्रोल के काम कंपनी में काम करना पड़ा, तो फिर उसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, वो गहराई में जाना पड़ता है, कोयला निकालना पड़ता है, तो कष्ट वाले काम करने पड़ते हैं, है ना। तो वो उस तरह के कर्म है, लेकिन हाँ उसका कर्म जुड़ा हुआ है वहां पे। फिर एकादश भाव, ये जिस भाव के साथ जुड़ता है वो हर चीज को बढ़ा देता है, बढ़ा देता है, उसकी पावर को 10 गुना बढ़ा देता है, क्योंकि लाभ भाव है। ठीक है। तो इसके साथ हम 10 और 12 को जोड़कर देख सकते हैं, कह सकते हैं कि 11 के साथ अगर 12 जुड़ जाए तो लाभ और हानि दोनों बने रहते हैं, बराबर रहते हैं। जो ट्रेडिंग के व्यापार करते हैं उनमें 10 11 12 का संबंध बनता है, 10 11 12 की उसका कर्म ट्रेडिंग के व्यापार से जुड़ा होगा, तो 10 11 12 का संबंध वहां पर बनता है। और बस मोटा मोटी लगभग इतना ही है। इसको मैंने समझाया आपको, जब इसको हम प्रैक्टिकल में आगे बढ़ेंगे तो और ज्यादा अच्छे से समझ, हमने क्या कहा क्यों कहा उसका समझ में आपको आने लगेगा और अच्छे तरीके से। थ्योरी में बहुत कम आप लोगों को लिखवाता हूँ, बोल करके बातचीत करके आगे बढ़ते हैं, और प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल पे ही चर्चा होगी, प्रैक्टिकल से ही आपको समझ में आएगा। और एक बुक आपको देने के लिए कहा था, आप लोगों ने, अधिकतर लोग एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, बुक तो पढ़े होंगे, फिर भी एक दो लोग नए हैं उनके लिए मैं बुक जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। जो बुक कहा था वो मिल नहीं पा रहा, मैं प्रयास कर रहा हूँ मिल जाए, तो क्योंकि आसान सा बुक है वो मिल जाएगा दे दूंगा, नहीं तो कोई दूसरा बुक दूंगा जो आप लोगों को पढ़ने और समझने में आसानी होगी। ठीक है। तो आशा ये आपको जो भी बताया आज समझ में आया होगा। अब लगभग बेसिक चीजें तो खत्म हो गई है, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि त्रिकोण भाव बता दिया आज। केंद्र भाव, हाँ केंद्र भाव आपको समझ में आता है, जब प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दसम भाव, ये केंद्र भाव माने जाते हैं। चित्र के माध्यम से भी मैं समझा दूंगा आप लोगों को, लेकिन ऐसे प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दसम भाव, इसको हम केंद्र भाव कहते हैं, जिसका हम यहाँ आगे एक कुंडली में यूज पढ़ेंगे इसका। त्रिकोण भाव आपको समझा दिया कि एक पहले से जो पांचवा होगा और उसका जो उससे जो पांचवा होगा उसको त्रिकोण मानते हैं। तो प्रथम त्रिकोण जो बनेगा वो बता दिया, दूसरे से जो त्रिकोण बनेगा वो बता दिया, जो तीसरे से बनेगा वो बता दिया, जो चौथे से बना वो भी बता दिया। तो 4 प्रकार के त्रिकोण होते हैं, इसके बारे में आगे जब हम चर्चा करेंगे तो समझ में आएगा। दूसरी होती है दृष्टियां, है ना। सभी प्लेनेट अपने जो है अपने से 7वें भाव को सप्तम दृष्टि देखती हैं। गुरु और राहु केतु ये इनकी पंचम नवम दृष्टि होती है, 7 5 9, 7वें भाव, 5वें भाव और 9वें भाव को देखते हैं। और शनि मंगल, शनि की जो दृष्टि होती है वो तीसरी, 7वीं, 10वीं, जैसे कि मान ली लग्न में शनि बैठा है तो तीसरे भाव को भी देखेगा, 7वें भाव को भी देखेगा और 10वें भाव को भी देखेगा जहां दसम भाव है। तो अपनी दृष्टि से वो तीसरे भाव को, सप्तम भाव को, दसम भाव को, 3 भाव को प्रभावित करता है। अगर वो सेकंड भाव में बैठा है शनि तो चतुर्थ भाव को देखेगा, अष्टम भाव को देखेगा और एकादश भाव को देखेगा। इस तरह से उसकी तीसरी, 7वीं, 10वीं दृष्टि होती है। गुरु की 5वीं और 9वीं और 7वीं दृष्टि होती है। और मंगल की पहली, सॉरी, मंगल की चौथी, 7वीं, 8वीं, मंगल अगर लग्न में बैठा है तो वो 7वें भाव को देखेगा, 8वें भाव को देखेगा और चतुर्थ भाव को देखेगा। तो उसकी मंगल की चौथी, 7वीं, 8वीं दृष्टि होती है। तो ये दृष्टियां हैं, और सभी प्लेनेट की सिर्फ 7वीं दृष्टि होती है, इसके अलावा सभी प्लेनेट की 7वीं दृष्टि होती है। सूर्य चंद्रमा जो है वक्री नहीं होते, बाकी सारे प्लेनेट वक्री हो सकते हैं। ठीक है। और राहु केतु हमेशा वक्री ही होते हैं। तो मोटा मोटी आप लोगों को सब पता है, लेकिन फिर भी मेरा काम है बताना, हमने बताया। और कल से मैं देखता हूँ, कल अगर कुछ छूटा होगा तो चर्चा कर लेंगे,
बेसिक ज्योतिष के बारे में, नहीं तो नक्षत्रों के बारे में चर्चा करेंगे, और कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी, वो भी चर्चा करेंगे। एक बेसिक क्लास जो है कल से शुरू कर देंगे केपी पद्धति के बारे में, है ना, और कल से शुरुआत कर देंगे। इसमें भी 2-3 दिन लगेंगे ताकि अच्छे से आप लोग इसको बेसिक को समझ पाओ। 2-3 दिन में बेसिक अच्छे से समझा दिया जाएगा, और उसके बाद से प्रेडिक्शन शुरुआत कर दिया। उसके लिए कुछ फार्मूले हैं जो मेरे देखते हैं, वो मैं आप लोगों को पीडीएफ बना करके दे दूंगा। उसको आप लोग कॉपी करा लीजिएगा, प्रिंट करा लीजिएगा, जैसे भी होगा व्हाट्सएप पे दे दिया जाएगा। तो ये आप लोग इसको आशा समझ रहे होंगे कहीं कुछ, ठीक है। प्लूटो के बारे में, प्लूटो जो है मृत्यु का कारक माना जाता है, और खास करके जब हम उम्र के बारे में चर्चा करते हैं तो प्लूटो से विचार करते हैं। प्लूटो को हम कहते हैं यम। क्या कहते हैं? यम। जब हम छोटे थे तब भी हमने अरुण, वरुण, यम 3 प्लेनेट के बारे में अपने भूगोल ज्योग्राफी की किताबों में पढ़ते थे। एस्ट्रोलॉजी में भी अब जो पाश्चात्य के जो अंग्रेजी साइंटिस्ट ढूंढ देते हैं, तो हम लोग कहते हैं भैया कि उन्होंने ढूंढा। हमारे में बहुत पहले से सब कुछ ढूंढा जा चुका है कि ये सब चीजें हैं। ये तो जब तक दूरबीन से नहीं देखते मानते ही नहीं है। तो प्लूटो का मुख्य रूप से यहाँ पर यूज जब हम उम्र की गणना करते हैं या फिर मृत्यु के बारे में जब हम चर्चा करते हैं, तो प्लूटो का संबंध वहां पर बनता है। ज्योतिष में प्लूटो का बहुत ज्यादा उपयोग नहीं बताया गया, लेकिन जब हम उम्र के बारे में चर्चा करेंगे या मृत्यु के बारे में चर्चा करेंगे, वहां प्लूटो से संबंध बनता है। प्लूटो अगर लग्न में बैठ जाता है तो ऐसा व्यक्ति सामूहिक हत्याकांड में का कारक बनता है, या कहीं ना कहीं संबंध उसका बनता है। उसका विचार इस तरह से होता है। अगर वो पापी हो गया तो फिर वो बहुत बड़ा जो है टेररिस्ट हो सकता है, क्योंकि सामूहिक हत्या में उसका हाथ हो सकता है। ऐसा बहुत बड़ा दंगाई हो सकता है जो एक साथ बहुत से लोगों को मरवा सकता है या मार सकता है। अगर वो मंगल के साथ बैठा हुआ है तो फिर वो पुलिस बनेगा, और फिर वो अपने टाइम पे बहुत से लोगों की हत्या करेगा। अगर वहां राहु बैठा है तो आतंकवादी बनेगा। राहु के साथ अगर प्लूटो का संबंध बनता है लग्न में, तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा आतंकवादी बन सकता है। तो वो हम चर्चा करेंगे कैसे जो है जब चार्ट कोई इस तरह से मिलेगा किस प्रकार से होता है। तो विस्तार से इसको हम कल चर्चा करते हैं, ठीक है। आज एक दिन में बहुत ज्यादा चीज बताना ठीक नहीं है। इतना आप लोग जो है समझिए, और इसका लिंक भी आप लोगों को दे दिया जाएगा। आज की लिंक 1-2 दिन का और पड़ेगा बस यूट्यूब पे, उसके बाद से सब कुछ आप लोग को मेल आईडी पे दिया जाएगा। तो मेल आईडी आप लोग मुझे सब लोग दे चुके हैं, वहां पर धीरे धीरे भेज दिया करूंगा, ठीक है। और एस्ट्रो वेदांगा के नाम से मिल जाएगा, क्योंकि मेरे नाम पे जो मेल आईडी थी जो लास्ट क्लास तक दे रहा था वो खत्म हो गया था, और मैंने बहुत बार रिचार्ज कराने का प्रयास किया कि इसको एक्टिव कराया जाए, लेकिन वो एक्टिव नहीं हो पाया क्योंकि डॉलर से पेमेंट नहीं ले रहा था। तो फिर मैंने कहा नया बनाते, तो नया इससे बन गया तो क्लास शुरू हो पाएगी, ठीक है। अब ये पहले वो डॉलर में पेमेंट लेता था, रुपए में पेमेंट ले रहा है, तो इस कारण थोड़ा सा लेट हो गया। तो अब तो 1 साल का पेमेंट कर दिया मैंने, अब क्लास चलती रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, और कल फिर मिलते हैं, ठीक है। कल सोमवार है, कल क्लास होगी, ध्यान रखिएगा। थैंक यू सर। सब थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर। देखिए हम ना अपने अपने पूरा जो एक्सपीरियंस है उसको सब चीज डाल देते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है खिचड़ी बन गया हो, आप लोग समझ में ना आ रहा हो तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि कई बार जो है सिस्टमेटिक ना पढ़ा करके कुछ मैं अपने ज्ञान जो जितना ज्ञान होता है सब डालने का प्रयास करता हूँ, ताकि आप लोग
हर तरीके से समझ पाए। यही चीजें आपको आगे समझ में आ जाएंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही हो, अगर अभी भी कुछ आ रहा होगा तो मुझे व्हाट्सअप करके फोन करके पूछ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिन में कभी भी फोन कर लीजिए। सर कौन सा टाइम कंफर्टेबल है आपको अगर फोन करना हो? कभी भी कर लीजिए। अभी तो देखिए 10 बजने वाला है, लाइव का प्रोग्राम है अपने उस पे ऐप पे, वेदांगा ऐप पे। तो 10 बजे तो लाइव हो जाऊंगा, तो अभी तो मत कीजिएगा। और सुबह 11 बजे बात कर लीजिए। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर, गुड नाइट। 11 बजे 12 बजे कभी कर लीजिए। ठीक है ओके सर, सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। राधे राधे जी। राधे 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 राधे।